नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और अपन ने ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान के भूगोल का एक सीरीज चला रखी है, जिसमें अपन ने सबसे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान कर लिया, राजस्थान की सीमाएं भी, राजस्थान के यानी कि अक्षांश देशांतर भी कर लिए थे। और जिनके ऊपर जैसे मान लो क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन आज एक पिछले जो जितने अध्याय करें उनमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपने कितना किया है और अपन को कितना आता है, कितना पढ़ा है आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के सीमावर्ती संलग्न जिले हैं। राजस्थान के सीमावर्ती संलग्न जिले हैं। ऑप्शन सुनना आप। गंगानगर, जो शॉर्ट में लिखूंगा मैं, गंगानगर, जोधपुर, ये जोधपुर है, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर। यूँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, जोधपुर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। और डी नंबर ऑप्शन है प्यारे साथियों, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। संलग्न का मतलब यहाँ ये है कि आपको सीक्वेंस देखना है किस जिले की किसके साथ सीमा बनती है, चाहे वो दक्षिण से लगे, पूर्व से लगे, उत्तर से लगे। तो अपन देख लेते हैं इसका कि कैसे होगा। कि देखिए गंगानगर है, गंगानगर के बाद में जोधपुर नहीं बल्कि बीच में कौन आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। गंगानगर से डायरेक्ट सीमा जोधपुर की नहीं लगती। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। वैसे भी प्रश्न देखें तो सीमावर्ती पूछे हैं, तो जिसकी सीमा लगती है वो देखो, इसकी सीमा लगती नहीं तो ये कट हो गया। इन दोनों में देखते हैं, गंगानगर के बाद में बीकानेर और बीकानेर के बाद में जैसलमेर, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। तो बीकानेर है, बीकानेर के बाद में जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर है, लेकिन गंगानगर नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बनते हैं। चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। वो इस प्रकार है कि राजस्थान की सीमा का, यानी कि जितनी राजस्थान की सीमा है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत सीमा आईबी है। प्रतिशत में पूछी है, इंटरनेशनल बाउंड्री कितना प्रतिशत है राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत आईबी है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, कुल सीमा का कितना प्रतिशत आईबी है। ऑप्शन देखो, 18.07%, बी है 32.32%, ठीक है, सी है 11.22% और डी है 12.66%। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आए कि राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री या पाकिस्तान के साथ कितने प्रतिशत लगती है, प्रतिशत में पूछा है। तो जिसको प्रतिशत निकालना आता है वो निकाल सकता है, मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने तो क्या कर रखा है, रट्टा मार रखा है भैया। ठीक है, तो अपन ये चीज़ें हैं जो आप निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसका है कितना प्रतिशत, 18.07%, 18.07% है। इसी प्रश्न को आगे और भाग देखते हैं कि भारत की कुल सीमा का, भारत की कुल आईबी यानी कि रेड क्लिफ सीमा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ,
रोड क्लिप सीमा यानी कि 3310 का कितना प्रतिशत सीमा राजस्थान के साथ लगती है, कितनी प्रतिशत लगती है राजस्थान के साथ। पहले था राजस्थान का कितना प्रतिशत है कुल सीमा, जितनी राजस्थान की कुल सीमा उसका कितना प्रतिशत आई भी है, तो 18.07 थी। अब ये पूछता है कि राजस्थान कितना प्रतिशत लगाता है 3310 में से, यानी पाकिस्तान के साथ भारत के जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, राजस्थान की, गुजरात की सीमा लगती है। उन चारों में से सबसे ज़्यादा नहीं, सॉरी, यानी कि कितने प्रतिशत लगती है, इन चारों में से कितने प्रतिशत आती है इस 3310 में से। तो इस प्रश्न का मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, 32.32%। कितना प्रतिशत है? 32.32% भारत की रेड क्लिफ की कुल जितनी सीमा है, यानी 3310 है, 3310 में से 1070 जो है राजस्थान की, और 1070 को अगर आप प्रतिशत में देखें तो कितना है 32.32% है। ये प्रश्न अब ट्रेंडिंग में पूछे जाएंगे, अभी पूछे नहीं गए लेकिन आगे से पूछे जाएंगे, कभी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों का ध्यान रखें। तो आज अपन शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का। ये पिछले की सीरीज़ के जितने क्वेश्चन थे, यानी 1-2 जितने बने उतने मैंने आपको करवा दिए, और प्रश्न आप भी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाते रहें। तो यूँ चल रहे हैं अपने कि राजस्थान के नवीनतम ज़िले, और राजस्थान के हाल ही में नवीनतम ज़िला कौन सा बना है? प्रतापगढ़ बना है। अनूपगढ़ की क्या हो रही है? मांग चल रही है, अनूपगढ़ बनेगा, लेकिन कब बनेगा? लेकिन हाल ही में जो नवीनतम ज़िला बना है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़ हाल ही में नया ज़िला बना है। ठीक है प्यारे साथियों, हाल ही में नया ज़िला कौन सा बना है? प्रतापगढ़ बना है। और क्या रहा होगा प्रतापगढ़ के साथ? तो देखिए, प्रतापगढ़ का जो भौतिक स्वरूप है, ठीक है, तो भौतिक स्वरूप के आधार पर राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में, यानी कि सबसे दक्षिण में तो नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? ये देखो, यहाँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ स्थित है, लगभग दक्षिण में स्थित है, चित्तौड़गढ़ की सीमा लगती है इसके साथ। आगे चलते हैं, ये देखते हैं अपन कि राजस्थान के दक्षिण में कौन सा है? प्रतापगढ़ है। अब ये बना था क्या? प्रजामंडल। कौन बना? प्रजामंडल। इसके प्राचीन नामों की बात करते हैं। इसके जो प्राचीन नाम थे, इसका नाम था राधानगरी। क्या नाम था? राधानगरी। ठीक है, प्राचीन नामों में राधानगरी, भौगोलिक नामों में कांठल। कौन सा है? कांठल प्रदेश। कौन सा है? कांठल प्रदेश। प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? कांठल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान को प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं? राधानगरी भी कहते हैं। राजस्थान को राधानगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके जब यानी कि भारत आज़ाद हुआ, ये मेन अपने ज़्यादा नहीं, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के स्वतंत्रता के समय इसके जो राजा थे या मान लो इसके शासक थे, उनका नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ यानी 1947 में जो इसके राजा थे उसके क्या नाम था? उनका क्या नाम था? राम सिंह था। ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। और 1945 में इसकी स्थापना करने वाले थे चुन्नीलाल। कौन थे? चुन्नीलाल। इधर लिख रहा हूँ मैं, प्रजामंडल की स्थापना 1945, और 45 में कौन थे? चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक, अमृतलाल जी पाठक। ठीक है, तो दो व्यक्तियों ने मिलकर प्रतापगढ़ की क्या की थी?
प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जो प्रजामंडल था वो कौन सा था? चुन्नीलाल और कौन सा? अमृतलाल पाठक। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ में क्या है। तो प्रतापगढ़ में है जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। प्रतापगढ़ में क्या है? जाखम बांध है। ठीक है, जो जाखम बांध है वो है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का ऊंचा बांध, राजस्थान का ऊंचा बांध है कौन सा? जाखम बांध। कौन सा बांध है मित्रों? जाखम नदी पर है, जाखम बांध है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लगभग कितना है? तो लगभग मीटर में पूछे तो आप बताना कमेंट में कि कितने मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये कितने मीटर ऊंचा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा है जाखम बांध है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है। ठीक है, तो अपने जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे करते जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे प्रश्न माने जाते हैं इनको। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। आपको ये बताना है कि कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है या कितना ऊंचा है। तो जाखम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य है। और सीता माता अभ्यारण्य जो है वो जाना जाता है उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ में है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, जो काका जी की दरगाह है उसे कहते हैं कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। तो कांठल का जो ताजमहल है वो कौन सा है? काका जी की दरगाह या काका जी का मकबरा है। ठीक है, काका जी का मकबरा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। वागड़ का ताजमहल भी कहते हैं। किसका ताजमहल कहते हैं? वागड़ का। वागड़। ठीक है, तो वागड़ का ताजमहल भी है। वागड़ का ताजमहल भी है। ताजमहलों की राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में भी कोई कमी नहीं है। ताजमहल बहुत से बनाए गए थे भारत में, और राजस्थान में अनेकों ताजमहल बने, अनेकों प्रेमी पैदा हुए। और जैसे जैसे बनते गए, देखिए कि संपूर्ण भारत का जो बढ़िया वाला ताजमहल है वो है यूपी में, जिसको अपन ताजमहल कहते हैं, यूपी में है। और किसने बनवाया था? शाहजहां जी ने बनवाया था। ठीक है, यूपी में। और यूपी के कौन से शहर में है? आगरा में। कहाँ पर है? यूपी के आगरा में है। बहुत सुंदर है, आप भी देखने जाना जब नौकरी लग जाओ। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं का बेटा था शाहजहां जी का, और उसका नाम था, आप जानते होंगे, औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। अब अगर फादर साहब बनवाएंगे तो बेटा तो चलेगा ही ना। तो बेटा ने क्या किया? दक्षिण भारत में, क्योंकि इनका जो औरंगजेब का जो प्रभाव था वो दक्षिण भारत में ज़्यादा था, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में एक शक्ति हिंदू यानी कि पंथ जो राजा था वो उभर के सामने आया, जिसका नाम था शिवाजी। क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी जी था। और जो शिवाजी जो थे वो यानी कि इतने ज़्यादा मुगलों को तंग किया इन्होंने, तो औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा करते थे। मराठा शक्ति उदित हुई उस समय, तो इनका जो प्रभाव था ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ था? दक्षिण भारत में था। कौन से भारत में था? दक्षिण भारत में था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण भारत में ही रहा करते थे, उत्तर भारत में इतना ध्यान नहीं था। तो महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में शिवाजी का जो मेन अड्डा भी था वो महाराष्ट्र में था। कहते हैं कि शिवाजी का जन्म सैफ और शिवाजी सैफ और 1637 में हुआ था। 1627 में। ठीक है, 37 में 27 है। ठीक है, तो इसने औरंगजेब ने क्या किया? एक औरंगाबाद नामक स्थान बसाया अपने नाम पर। कौन सा नाम? औरंगाबाद।
औरंगाबाद क्या बसाया, नगर बसाया। और इसी नगर में अपनी बेगम की याद में, किसकी याद में, बेगम की याद में, और बेगम का नाम था रबिया दुरानी, बढ़िया नाम है भैया, ठीक है, क्या नाम था, रबिया दुरानी की याद में क्या किया, ताजमहल बनवा दिया है यहाँ भी। इसके बाप ने तो कहाँ बनवा रखा है, आगरा में बनवा रखा है, और औरंगजेब ने कहाँ बनवा दिया, रबिया दुरानी का मकबरा कहाँ बनवा दिया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहाँ बनवा दिया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये इतनी बढ़िया है नहीं, यानी ये ताजमहल तो प्योर वाइट है, ये वाइट नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं ताजमहल की नकल। क्या कहते हैं, ताजमहल की नकल। अब इतिहासकारों ने, जो संस्कृतिकर्ता थे, जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति, भारत की संस्कृति का अध्ययन किया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ताजमहल की फूहड़ नकल है। कौन सी नकल है, ताजमहल की फूहड़ नकल है, यानी बहुत गंदी नकल है। इससे अच्छा तो एक कोई आम आदमी बनाता ताजमहल तो वास्तव में बन जाता, ठीक है, लेकिन है तो है। अब रबिया दुरानी का मकबरा है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है, औरंगजेब ने कभी बनवाया था अपनी पत्नी तो नहीं कह सकते, पत्नी थी एक तरह की, यानी कि पत्नी थी, ये पत्नी कहेंगे अपने, पत्नी थी रबिया दुरानी, और पत्नी की याद में, और इसे कहते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल, और इसे कहते हैं दक्षिण भारत का ताजमहल। कौन से भारत का, दक्षिण भारत का ताजमहल। तो पूरे भारत का ताजमहल कौन सा है, ये है वाया, ठीक है। और दक्षिण भारत का ताजमहल इन्हीं के बेटे ने बनवाया। किसने बनवाया, इनके बेटे ने बनवाया, और उसका क्या नाम था, रबिया दुरानी का मकबरा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि राजस्थान की बात चल रही थी कि काका जी का मकबरा, और इसे क्या कहते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। तो अपने राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, राजस्थान का ताजमहल, ये कोई प्रेमिका के ऊपर नहीं बना हुआ, कोई प्रेमिका के ऊपर नहीं बना हुआ, लेकिन इसकी जो बनावट है ना, वो ताजमहल जैसी है, हूबहू तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा। कौन सा है, जसवंत थड़ा, और ये जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा क्या है, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, ठीक है। और जो बागड़ का ताजमहल है वो कौन सा कहलाता है, कांठल का ताजमहल, वो कौन सा है, काका जी की दरगाह है, ठीक है। अब हाड़ौती वाले बोले हमें भी एक ताजमहल चाहिए, तो हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल कौन सा है, हाड़ौती का ताजमहल, ताजमहल है कोटा में। हाड़ौती का ताजमहल कहाँ पर है प्यारे साथियों, कोटा में है। और कोटा में अम्बला या अम्बली, कई किताबों में अम्बला है, कई किताबों में अम्बला है, अम्बला मेणी का महल, अम्बला मेणी का, अम्बला मेणी का जो महल है उसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। आई बात समझ में। तो ये तो था अपना प्रतापगढ़, और नवीनतम जिला जो बना वो प्रतापगढ़ था, और इसके विषय में अपने समझ लिया। अब अपने साथियों आगे चलते हैं, और आगे ये है कि अपन करेंगे राजस्थान के भौतिक भूभाग, राजस्थान के भौतिक भूभाग। मैंने वैसे मैराथन में आपको करवाया था, मैराथन में आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया, लेकिन अपन यहाँ फिर दोबारा करेंगे राजस्थान के भौतिक भूभाग। लेकिन अपने अब की बार वो नहीं करेंगे कि इसका जन्म कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है। अब इसके लिए आपको वो पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप वो देखना वहाँ कि कैसे कैसे हुआ, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ और किस आधार पर हुआ, तो अपन देख लेते हैं। चलते हैं साथियों राजस्थान के भौतिक स्वरूप की तरफ। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो अपन बांट लेते हैं 4 भागों में। और इससे पहले राजस्थान के भौतिक स्वरूप से पहले राजस्थान को भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कि राजस्थान का वास्तव में ऐसा जो है, यानी कि मरुस्थल वाला भाग है वो कैसे रहा और
किस तरह हुआ, गठित किस तरह हुआ, मरुस्थल कैसे बने। ठीक है, तो मैं यहाँ यूँ करता हूँ कि राजस्थान, और राजस्थान को भौतिक स्वरूपों की दृष्टि से कितने भागों में बांट रखा है अपने, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। एक बात और है कि राजस्थान को सबसे पहले भौतिक भागों में, राजस्थान को भौतिक स्वरूपों में या राजस्थान को भौतिक विभागों में बांटने वाले व्यक्ति थे वी.सी. मिश्रा जी। कौन थे, वी.सी. मिश्रा थे। ठीक है, और 1967 में बांटा। इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आए वो थे R.L. सिंह, R.L. सिंह, डॉक्टर R.L. सिंह। ठीक है, रामलोचन सिंह जी। ठीक है, इन्होंने राजस्थान को कुछ यूँ बांटा, 2 बड़े भाग, 4 मध्य भाग और 12 लघु भाग। 12 लघु भाग। 2 बड़े भाग पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, 4 बड़े भाग या मध्य भाग वो थे, एक तो था थार, दूसरा था अरावली। कौन था, अरावली। तीसरा था पूर्वी मैदान और चौथा था हाड़ौती प्रदेश। कौन सा था, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। और जो 13 थे वो इन्हीं के उपभाग अपने आगे करेंगे। जब अपन आगे करेंगे, हाड़ौती को 4 भागों में बांटा गया है। जो मान लो कि ये क्या है, थार का है, थार को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उन्हीं को आगे अपने चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन एक एक का विस्तार करते हैं। हाँ, एक प्रश्न आया कि राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन किनके भौतिक विभाजन के आधार पर लिया गया है। भौतिक स्वरूप विभाजन, स्वरूप विभाजन के आधार पर लिया गया है। यानी कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है अपने आप बांट रखा है 4 भागों में, सामान्य 4 भागों में करते हैं ना, तो वो किनका वर्गीकरण है। देखना आप ऑप्शन सुन लो, वी.सी. मिश्रा जी का, R.L. सिंह का, A.B. दोनों, या D कुछ नहीं। ठीक है, तो अपन ने अभी देखा कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसको 4 बड़े भागों में, मध्य भागों में, और 4 मध्य भाग कौन से है, थार का है, अरावली का है, पूर्वी का और हाड़ौती का है। ठीक है, तो किसका है, R.L. सिंह का। वर्तमान में राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो R.L. सिंह जी के भौतिक स्वरूप पर आधारित है। यूँ समझना आप। चलते हैं आगे कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और भौतिक स्वरूप कितने भागों में है, तो थार, अरावली और पूर्वी मैदान और हाड़ौती, और कौन सा है, हाड़ौती प्रदेश, और कौन सा है, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश है। तो थार का प्रदेश, और जो थार का प्रदेश है इसका वर्णन अपने करते हैं। तो थार और थार है, देखना अपने अलग अलग करने वाले हैं। हर एक चैप्टर को यूँ ना समझ रहे हैं कि अपने मैराथन में कुछ अलग तरीके से करवा दिया था, इसमें अलग तरीके से करवा दिया। चीज़ें वही हैं, बस बताने के नज़रिए बदल जाते हैं, आपके समझने का नज़रिया बदल जाता है। आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। हर टीचर वहीं पढ़ाएगा जो बुक्स में है, और बढ़िया बढ़िया जो बुक्स हैं, जैसे राजस्थान का भूगोल के लिए आप H.S. शर्मा और H.S. सक्सेना की बुक्स ले सकते हो। मैं आपको कभी दिखाऊंगा वो बुक। और
भूगोल के लिए, भारत भूगोल के लिए आप महेश वर्णपाल जी का बुक ले सकते हो, बहुत बढ़िया है, एंथेटिक चल रही है, नंबर 1 चल रही है बुक सब। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि बस ट्रेंड बदल जाता है, पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। अगर महात्मा या महाराणा प्रताप जी 1597 को मर रहे हैं ना, तो वो भाइयों 1597 को ही मरेंगे। चाहे आप किसी भी एकेडमी में, किसी भी ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ लेना, 1597 में ही मरेगा बंदा। लेकिन बस पढ़ाने का कुछ नज़रिया अलग होता है, कोई किस तरीके से पढ़ा देता है, कोई किस तरीके से पढ़ा देता है। तो थार का प्रदेश, और थार के प्रदेश को कहते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। इसका है विस्तार, इसका क्या है विस्तार, ठीक है। और थार का हुआ था क्या निर्माण, और थार का है प्रतिशत, क्या है प्रतिशत, ठीक है। और थार का है क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल, कि भारत में थार के प्रतिशत का क्षेत्रफल कितना है। प्रतिशत और क्षेत्रफल में यहाँ फर्क है कि क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो पूरे भारत में कितने, माने पूरे भारत में जो है इसका क्षेत्रफल है 82%। कितना है 80 मानो 82 मानो, ठीक है। कई किताबों में 85 मान रखा है, वो सही मान रखे है, 85 भी है, कई किताबों में 82 है, तो 82 सही है। अब 82 समझना, क्या है 82%, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में कितना है 82%, भारत में कितना है 82% है, ठीक है। कितना है 82% है पूरे भारत में क्षेत्रफल, ठीक है। इस 82 का 58%, कितना प्रतिशत 58% किस में है, राजस्थान में है। किस में है, राजस्थान में है, ठीक है। समझी बात, उसके बाद में आगे करते हैं। तो पीछे बचेगा कितना, जितना पीछे बचे वो है गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल के मुकाबले, कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके मुकाबले 61.11% क्या है थार है। अगर भारत के क्षेत्रफल के मुकाबले करें तो 58% राजस्थान में आता है, और अगर मान लो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल करें तो कितना आता है 61.11% है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 61.11%, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था, विस्तार को अपने यूँ करते हैं अवशेष में लेते हैं, किस में लेते हैं अवशेष में, और जो अवशेष हैं वो किसके हैं 33 के अवशेष हैं, ठीक है। विस्तार किसका है आर्कटिक, पेलियो या पोलियो मरुस्थल के, और ये कौन सा है सहारा है, कौन सा है सहारा। इसका जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण हुआ था इसका प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में हुआ था, परमो, कई किताबों में परमो है, कई किताबों में क्या है प्री है, लेकिन अपन यहाँ करते हैं परी कार्बोनिफेरस में। कौन से में, परमो कार्बोनिफेरस में या परी कार्बोनिफेरस युग में इसका क्या हुआ था निर्माण हुआ था। 2 मिनट। चलते हैं साथियों आगे। थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं अपने, और थार के मरुस्थल में बात करते हैं जिलों की, कि कितने ज़िले आते हैं। तो इसमें ज़िले आते हैं 12। कितने ज़िले आते हैं 12, और 12 को भी 2 भागों में बांट लेते हैं अपने, 4 + 8। 4 हैं सीमावर्ती और 8 हैं अर्ध शुष्क। कौन से हैं अर्ध
शुष्क, और इन सीमावर्तियों को कहते हैं शुष्क। क्या कहते हैं? शुष्क। तो 4 तो क्या आते हैं? शुष्क में आते हैं, और जो 8 हैं वो किस में आते हैं? अर्ध शुष्क में आते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या करती है जनसंख्या? इसमें क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है, और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। किसमें? थार के मरुस्थल में 61.11% भाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। ठीक है। अब अपन बनाते हैं एक प्रश्न कि राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व कौन सा प्रदेश रखता है? ठीक है, कि राजस्थान का न्यूनतम घनत्व कौन सा प्रदेश रखता है? ठीक है, न्यूनतम जन घनत्व कौन सा प्रदेश रखता है? तो 1 नंबर पे देखना आप थार, 2 नंबर पे अरावली, और 3 नंबर पे पूर्वी मैदान, और डी पर हाड़ौती प्रदेश। इसका उत्तर आप बताओगे कि राजस्थान में न्यूनतम जन घनत्व कौन सा प्रदेश रखता है, या किस प्रदेश में न्यून जन घनत्व पाया जाता है? तो थार है, अरावली है, पूर्वी मैदान है, और हाड़ौती है। देखना आप। ठीक है। तो अपने यहाँ 61.11% में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, थार के मरुस्थल में जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। इसका है क्षेत्रफल। वहाँ अपने क्षेत्रफल प्रतिशत में देखा था, यहाँ क्षेत्रफल देखते हैं 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। किसका? राजस्थान का, या थार के मरुस्थल का। राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के अनुपात में कितना है? 175 लाख, यानी 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्र है? थार का है। जो पीछे बच गया वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन होगा। चलते हैं आगे थोड़ा और उसकी अन्य विशेषताएं देखते हैं अपने, कि थार में जन घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है विश्व का, कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, चाहे वो सारा का हो, चाहे वो कालाहारी का हो, चाहे वो लद्दाख का हो, ठीक है, चाहे वो गोबी का मरुस्थल हो, जितने भी मरुस्थल हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व पाया जाता है वो किसका है? थार का है। यूँ कहें कि थार के मरुस्थल में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। अब आप सोचोगे कि वो प्रश्न कैसे बना होगा? हाँ, ये राजस्थान का न्यूनतम जन घनत्व है। राजस्थान के जो 4 प्रदेश है ना, उनका सबसे कम घनत्व कौन से प्रदेश में पाया जाता है? यानी कि 61.11% भूभाग है, 40% ही जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 9% है, 10% जन, 1% कम है। ठीक है, यहाँ 23 है, 39% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 6 पॉइंट कितना है? 8, 9 और 11 से ऊपर जनसंख्या निवास करती है। तो इसका ये क्या होगा? इसका ये होगा कि थार के प्रदेश में न्यूनतम जन घनत्व है। न्यूनतम जन घनत्व किसका है? राजस्थान के प्रदेशों के मुकाबले। किसके? राजस्थान प्रदेशों के मुकाबले। लेकिन ये जो है वो है विश्व के जितने मरुस्थल हैं। अपन यूं करते हैं, इसको यूं देखना आप, कि विश्व के समस्त 2 मिनट साथियों, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट।
विश्व के समस्त मरुस्थलों में, चाहे वो ठंडी प्रकृति का हो, चाहे वो उष्ण प्रकृति का हो, चाहे वो शीत प्रकृति का हो, उन सब में मरुस्थलों में सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक, मैं यहाँ घनत्व लिख रहा हूँ तो अपने दोनों लेते हैं, पशु घनत्व और जन घनत्व। कहाँ पाया जाता है? थार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थार में। कहें कि थार में डांगर भी ज़्यादा है और थार में व्यक्ति भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने पशु होंगे उनको चराने के लिए आदमी चाहिए, है ना। ठीक है, अब अगर पशु ज़्यादा हैं तो क्या उपजाऊ नहीं होगा? क्या? तो उपजाऊ होगा। तो विश्व में, वही विश्व के समस्त मरुस्थलों में सर्वाधिक उपजाऊ जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार है। कौन सा है? थार है। अगर उपजाऊ है, पशु है, तो क्या होगी? जीवों में विविधता भी क्या होगी? ज़्यादा पाई जाएगी। तो सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, ये टॉपिक भी अपने करेंगे कभी, जैव विविधता। ठीक है, 30 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो बनेगा जैव विविधता पे। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट यानी कि प्रश्न आजकल जैव विविधता से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और है कि 4 नंबर विविधताओं में देखते हैं अपने विशेषताओं में कि भारतीय मानसून, भारतीय मानसून को नियमित करता है, नियमित भारतीय मानसून को क्या करता है? मरुस्थल नियमित करता है, नियमित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को, और मानसून की जगह अगर कई बार क्या होता है ऋतु चक्र पूछ लेता है वो, कि ऋतु चक्र को कौन नियमित करता है? तो थार ही करता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून या ऋतु चक्र को क्या करता है? नियमित करता है, यानी कि टाइम टू टाइम लाने में बड़ा सहयोग करता है थार का मरुस्थल। भले ही अपने अंदर बरसात नहीं कराए, लेकिन दूसरे के अंदर बरसात कराने में बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि जब मानसून उठता है तो मानसून के जो यानी कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है कि एक निम्न वायुदाब बनता है, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब और उच्च तापमान का एक क्षेत्र बनता है। वो यहाँ बनता है अपने थार के मरुस्थल में, जैसलमेर के आसपास, जैकोबाबाद के आसपास, पाकिस्तान में ही बनता है। पाकिस्तान में भी थार का मरुस्थल है, लेकिन पाकिस्तान में उसका नाम चेलिस्तान का मरुस्थल है। तो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो ठंडी हवाओं को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वो तो बीच में अपना दुर्भाग्य है कि बीच में कौन है? अरावली है, वो उधर मोड़ देती है। तो भारतीय मानसून को या ऋतु चक्र को क्या करता है मेरे साथियों? नियमित करता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि मानसून को आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है। अब कैसे करता है? अभी तो बताया, आकर्षित करता है कि मानसून को आकर्षित करता है। यूँ देखें आप, ये राजस्थान है और राजस्थान से 400 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर? 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि निकटतम जो सागर है वो कौन सा है? अरब सागर है। कौन सा है? 400 किलोमीटर। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पूछ लेता है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी है। कौन सी है? कच्छ की खाड़ी है। तो ज़्यादा नज़दीक तो ये हुआ, लेकिन ये अरब सागर का ही भाग है। लेकिन सागर का पूछे तो अरब सागर है, खाड़ी का पूछे तो कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ है अपना मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है? निम्न वायुदाब का एक केंद्र बनता है। तो मैं यूँ कह देता हूँ, तो वायुदाब तो क्या होता है? माइनस, और टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा। तो यहाँ से जो हवाएं उठती हैं वो क्या करती हैं? ठंडी हवाएं वो क्या करती हैं? इसकी ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन बीच में अपने क्या है? अपने पास अरावली है, तो वो क्या करती हैं? अरावली के सारे इधर घूम जाती हैं। आई बात दिमाग में। इसलिए अपने क्या होती है? न्यूनतम जो वर्षा है वो ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? मानसून को आकर्षित भी करता है अपनी ओर, कि मेरी ओर आओ, कम से कम मेरे आसपास के क्षेत्र को तो भेजो, और वो चले जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थार के मरुस्थल की ही बात करते हैं।
कि थार के मरुस्थल में और क्या विशेषताएं हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं। तो एक है बटाड़ू का कुआं। कौन सा कुआं है? बटाड़ू का कुआं। और एक है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। बटाड़ू का कुआं है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। चांदन नलकूप है चांदनगांव जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसे कहते हैं थार या मारवाड़, थार या मारवाड़ का जल महल, जल महल। और इसे कहते हैं थार का घड़ा, थार का घड़ा। क्या कहते हैं? थार का घड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। थार में और क्या है? तो साथियों, थार में है गंगानगर, SGNR। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था वो था रामनगर। क्या नाम था? रामनगर। रामनगर महाराजा गंगा सिंह जी ने बसाया था। महाराजा गंगा सिंह जी ने क्या किया था? बसाया था कभी। ठीक है, और गंगानगर को कहते हैं अन्न भंडार, अन्न भंडार। ठीक है, तो राजस्थान का अन्न भंडार सर्वाधिक किस में पाया जाता है? गंगानगर को कहते हैं। ठीक है, और गंगानगर को कहते हैं बागवानी जिला। कौन सा जिला? बागवानी का जिला। किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। रामनगर इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, और बसाया किसने? गंगा सिंह जी ने बसाया, और इसे बागवानी का जिला कहा जाता है। और गंगानगर में क्या है साथियों? देखो, गंगानगर में, और गंगानगर से 2015 में, वैसे पूरे भारत में गुजरेगी, वो पूरे भारत में गुजरेगी, लेकिन अपन गंगानगर की बात कर रहे हैं। तो गंगानगर में 2015 में आई एक योजना, और उस योजना का नाम था भारतमाला। उस योजना का नाम क्या था? भारतमाला सड़क योजना गुजरेगी। ठीक है, तो गंगानगर किसका भाग बन गया? भारतमाला 2015 का भाग बन गया। ठीक है, और भारत, राजस्थान और गंगानगर के बीचों बीच NH 62, और इसका प्राचीन नाम क्या था? 15 गुजरता है। बिल्कुल बीचों बीच गुजरता है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। गंगानगर शहर के भी बिल्कुल बीचों बीच गुजरता है, और गंगानगर के बिल्कुल अंदर से भी गुजरता है। बिल्कुल यानी शहर के बीच में से भी, और गंगानगर जिले के बीच में से भी गुजरता है। ठीक है, और करते हैं कि सर्वाधिक गांव वाला जिला। सर्वाधिक गांव जो क्या है? मुख्य रोड से जुड़े हुए हैं। ये याद रखना कि मुख्य रोड से जुड़े हुए हैं सर्वाधिक गांव। तो सर्वाधिक गांव है तो सर्वाधिक क्या होगी? आंधियाँ भी। सर्वाधिक आंधियाँ, जब आंधियों का मौसम आता है तो सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती हैं? गंगानगर जिले में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? गंगानगर जिले में चलती हैं। और गंगानगर का जो RJ कोड है वो कितना है? RJ 13 है। कितना है? RJ 13। ठीक है, और गंगानगर में क्या है? शुगर मिल है मेरे साथियों। कौन सी है? शुगर मिल्स। कब स्थापित हुई थी? 1937 में। अब वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो वर्तमान में है कमीनपुरा। कमीनपुरा, और कमीनपुरा भी कहाँ पर है? गंगानगर में ही है, गंगानगर के पास ही है। वर्तमान में ये कहाँ स्थापित होगी? गंगानगर में स्थापित होगी। यानी कि पहले गंगानगर शहर के पास थी, अब इसको स्थानांतरण कहाँ कर दिया? कमीनपुरा में स्थापित कर दिया, जो कहाँ पर है? ये क्या बोलते हैं? करणपुर रोड पर। ठीक है, आगे चलते हैं, गंगानगर की बात करते हैं। गंगानगर वृद्धि दर। गंगानगर में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? कम रही थी। सर्वाधिक, सबसे कम वृद्धि दर कहाँ रही? गंगानगर में रही। 2011 का जनसंख्या जो वृद्धि दर था वो सबसे कम किस में रहा? गंगानगर में रहा। ये सबसे खुशी की बात है कि हमने जनसंख्या क्या की है? कम डेवलप की है। इस एक विकास में, यानी देश के विकास में क्या है? एक महत्वपूर्ण काम किया है अपने। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर है। और गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला भी है। कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला राजस्थान, गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला भी है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा और। अब थार
और थार में किसकी बात कर रहे थे, अपने एक एक ज़िले की बात कर रहे हैं, तो अपने उठाते हैं बीकानेर को। किसे उठाते हैं, बीकानेर को उठाते हैं साथियों। और जो बीकानेर है वो क्या है, रत्ती घाटी का शहर है। कौन सी घाटी का शहर है, रत्ती घाटी का शहर कहते थे, प्राचीन समय में रत्ती घाटी का शहर कहते थे। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव भिक्काजी ने की थी। किसने की थी, राव भिक्काजी ने की थी। ठीक है, जब राव भिक्काजी ने की थी उस समय भिक्काजी ने जो स्थापना की थी वो की थी कोड्डम देसर में। कहाँ की थी, कोड्डम, नाम सुना होगा आपने बीकानेर में, कोड्डम देसर में। और कोड्डम देसर के पास ही है भिक्काजी की टेकरी। भिक्काजी की टेकरी कहाँ पर है, भिक्काजी की टेकरी कहाँ पर है, बीकानेर में है। और बीकानेर में और क्या है, बीकानेर में, बीकानेर को कहते हैं जांगलधर प्रदेश। ठीक है, यहाँ के बहुत यानी कि जो बढ़िया बढ़िया राजा हुए फेमस, उनके विषय में हिस्ट्री वाले सर बताएंगे, लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, उनके क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। और बीकानेर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, कौन सा स्थान रखता है, ये प्रश्न आपके लिए है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर राजस्थान में कौन सा स्थान रखता है। सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर है। सबसे छोटा कौन सा है, बाड़मेर है। सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन है, बीकानेर है। याद रखना कौन सा है, बीकानेर है। और बहुत है बीकानेर में। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है। कौन सा किला है, जूनागढ़ का किला है, जिसका निर्माण राय सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था, राय सिंह जी ने करवाया था। और राय सिंह जी के एक वंशज थे 1805 में। कब, 1805 की बात है। उन्होंने हनुमानगढ़ को, कब, हनुमानगढ़ को यानी भटनेर को, उस समय इसका नाम क्या था, भटनेर था, भटनेर। और भटनेर को जीता, कब जीता, मंगलवार को जीता। कब जीता, मंगलवार को जीता। तो हनुमानगढ़ का नाम क्या डाल दिया, हनुमानगढ़ डाल दिया भटनेर का। और उस राजा का क्या नाम था दोस्तों, सूरत सिंह नाम था। क्या नाम था, सूरत सिंह नाम था। ठीक है, तो 1805 के आसपास, ठीक है, हनुमानगढ़ को, भटनेर को जीता। और भटनेर को मंगलवार के दिन जीता। उस दिन इसका क्या नाम डाल दिया, हनुमानगढ़ नाम डाल दिया। इसके ऊपर अपने क्वेश्चन करेंगे, अभी चल ही रहा है। यूँ न सोचें कि थार का मरुस्थल खत्म हो गया, आपने लंबी सीरीज चला रखी है। इसमें ये नहीं कि मैराथन के हिसाब से अपने जल्दी से करेंगे, अपने एक एक ज़िले का हिसाब किताब देख के चलेंगे, एक एक ज़िले की विशेषताएं करेंगे। थार के मरुस्थल में क्या पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, समस्त प्रकार की जो विशेषताएं अपने इसी के अंदर थार के मरुस्थल में यानी कि भौतिक विभाग के अंदर ही करेंगे। अगली वीडियो में देखना न भूलें आप, इसका अगला चैप्टर आएगा और इसके ऊपर अपने क्वेश्चन भी करेंगे। हर एक चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अपने क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार साथियों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से भी हमें क्या मिलता है, हौसला मिलता है। और हम आपको बढ़िया से बढ़िया जो जीके की सीरीज़ है, क्वेश्चन है, वो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।